हेलो स्टूडेंट्स, अब अपनी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 देखो क्या दिया हुआ है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए ये इसका हिंदी वर्जन हो गया, ये क्वेश्चन अपना। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ दो एंगल्स की बात चल रही है। ठीक है, तो एक एंगल को हम x और एक एंगल को y बोल देते हैं। ठीक है, माना दो संपूरक कोण x व y हैं। ठीक है, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। अब देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, संपूरक कोण हैं, तो हम किसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल? संपूरक कोण किसे कहते हैं? जिनका योग, जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो। यानी x प्लस y है वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखो ये अपने को बताया हुआ नहीं है, लेकिन हमें कह रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, तो यहीं से हमें इसको समझना है, यहीं से अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यदि पूरक कहा होता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा होता, तो x प्लस वाई इक्वल क्या होता? 90 डिग्री होता। लेकिन सप्लीमेंट्री है, संपूरक है, तो x प्लस वाई क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। ओके, अब देखो जो कंडीशन है सेकंड, वो क्या है? जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो इनमें से एक है उसको हम बड़ा कोण ले लेते हैं, एक है उसको हम छोटा कोण ले लेते हैं। ठीक है ना, x लार्जेस्ट एंगल है और y स्मॉलेस्ट एंगल है। कैसे भी ले सकते हैं, x को हम छोटा कोण कह दें और y को बड़ा कोण कह दें। ठीक है ना, तो छोटा बड़ा एंगल कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बड़ा हमने x को ले लिया, अब हमें दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है। अब दोनों को इक्वल करना है तो जो छोटा है उसमें प्लस कर देंगे। तो छोटा y है तो हमने y में प्लस कर दिया। अब कितना प्लस करेंगे? जितने का उनमें डिफरेंस है, तो 18 डिग्री का डिफरेंस है। ये अपनी क्या हो गई? इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, चाहे इसको हम ऐसा लिख दें कि x माइनस वाई ज़्यादा बताए या कम बताए, है तो डिफरेंस ही, है तो अंतर ही। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हो गई। अब देखो इक्वेशन 2 है वो x की वैल्यू मिल गई अपने को, है ना। x है वो y की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो हमें इक्वेशन 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x की वैल्यू 1 में पुट करो, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल होगा 180 डिग्री। y प्लस वाई 2y, ये 18 डिग्री इधर आएगा, माइनस होगा। 180 में से 18 माइनस कर दो, 162 डिग्री। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 162 डिग्री अपॉन 2, यह आ जाएगा 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। अब इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल है y की वैल्यू 81 प्लस 18 डिग्री, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 99 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो
दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा ना। अब दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आ गया, और दोनों का डिफरेंस है वो 18 डिग्री है ही। अपनी जो दोनों कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब अपना आंसर सही है। अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू थोड़ी बतानी है, हमें तो जो कोण थे, जो एंगल्स हैं वो बताने हैं। आता है अभीष्ट कोण, $99 डिग्री तथा 81 डिग्री है। सो रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अब देखिए पार्ट 3। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्रिकेट का कोच है, वो 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है। बाद में 5 बॉल और 3 बैट 1750 रुपये में खरीदता है। तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये अपना इसका पार्ट 3 है। ये रहा पार्ट 3। ये पार्ट 3 आपके सामने है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ हमें एक बैट और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताना है। तो माना एक बल्ले का मूल्य ये है x रुपये और एक गेंद का मूल्य ये है y रुपये। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल x रुपये, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल y रुपये, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, 7 बैट 6 बॉल। तो देखो एक बैट की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है वो x है, तो 7 बैट होंगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 बैट है ना, तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। x को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बॉल है उसकी रेट कितनी है y, और बॉल कितनी खरीदी 6, तो 6 बॉल की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी 6y। अब हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट की। तो टोटल का मतलब है कि उनका क्या कर दो, सम, उनका योग। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट है वो 3800 है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 3800 के इक्वल हो गया। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बल्ले हैं और 5 गेंद हैं। तो एक बल्ले का x तो 3 का 3x, एक बॉल की रेट है वो y है, तो 5 बॉल की 5 बॉल की कितनी हो गई 5y, और टोटल की बात करें तो प्लस। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रेट है वो 1750 है। ये अपनी क्या है इक्वेशन 2। तो हमने इसको क्या कर दिया, मैथमेटिकल या अलजेब्रिक फॉर्म में लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो 6y होगा ये इधर आ जाएगा, 3800 माइनस 6y। अब x है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 के साथ है, तो 7 क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 7 का इसमें क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 3 बोल दिया। अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 3x तो 3 इंटू 3800 माइनस
6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल 1750। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3,800 3800 से 3 को गुणा करेंगे तो 0 0 8 3 24 असल की 2 3 3 9 और 2 11 माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 18, साथ में क्या है y अपॉन में क्या है 7 प्लस 5y इक्वल 1750। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर में क्या है 7, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। तो 7 1 1 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा ना। तो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से गुणा कर दो, तो यहाँ तो 7 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 बन जाएगा। अब 1750 इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से गुणा करना है, तो ये बन जाएगा 0 7 पंजो 35 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 हासिल की 5 7 एकम 7 और 5 12। 35y माइनस 18y 35y माइनस 18y, तो ये हो जाएगा 17y इक्वल ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा अब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 850 बचेगा, 850 बचेगा। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, 17 का इसमें भाग लग जाएगा, 17 5 85 आ गई y की वैल्यू। अब इसको इक्वेशन 1 2 3 इसमें एक में पुट कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। 3800 माइनस 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 50 को 6 से गुणा कर दिया 300 और 3800 में से घटा देंगे तो 3500। तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 500। तो आता है एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। सही है या गलत है ये हम चेक कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन में रख के देख लो, दोनों यदि सेटिस्फाई होती हैं तो हमने काम सही किया है, अन्यथा कोई ना कोई गलती की है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल 500 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल 50 रुपीज़। तो इसका पार्ट 3 था। अब देखिए इसका पार्ट 4। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? आगे है how much does a person have to pay for travelling a distance of 25 km? अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के भाड़े की बात है, एक तो है नियत भाड़ा और एक है प्रति किलोमीटर भाड़ा। एक तो फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है, एक को x कह देंगे और एक को y कह देंगे। तो मान लेते हैं कि नियत भाड़ा तो है x रुपये और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो है y रुपये। लेट फिक्स फेयर इक्वल रुपीज़ x, पर किलोमीटर चार्ज या पर किलोमीटर फेयर है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। लेट फिक्स चार्ज इक्वल रुपीज़ x
पर किलोमीटर चार्ज इक्वल वाई रुपीज। अब अपने को दो कंडीशन दे रखी हैं, दोनों से क्या बना देंगे इक्वेशन। फर्स्ट जो कंडीशन है 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपये है, 10 किलोमीटर ट्रेवलिंग का जो चार्ज है वो 105 रुपीज़ है। तो देखो फिक्स है कि x रुपीज़ हैं वो तो अपने लगने ही हैं, यानी हम कह सकते हैं कि टैक्सी में बैठते ही अपने x रुपये तो लगेंगे, और फिर जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी दूरी तय करेंगे, तो y रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से और लगेगा। तो x प्लस x तो लगना है। अब 10 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर की यात्रा की है, तो 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का है वो कितना है y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो फेयर है, ये जो कॉस्ट है वो 105 है। बन गई इक्वेशन 1। ऐसे ही 15 किलोमीटर का कॉस्ट, 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा x प्लस 15y, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कितना है 155। इसको क्या बोल देंगे इक्वेशन 2। अब इन दोनों को क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y से इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 x, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल 155, माइनस के 10y प्लस 15y 5y, ये 105 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 50, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब ये इक्वेशन 3 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल 105 माइनस 10 इंटू 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, तो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो है ₹5, और पर किलोमीटर कॉस्ट है वो है ₹10, ठीक है। अब इसमें एक बात और पूछ रखी है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना हो तो कितना किराया होगा। ट्रेवलिंग चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा x प्लस 25y। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो। 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 250 आ गया, तो ये बन जाएगा ₹255, ठीक है। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट एक भिन्न की बात कर रहा है, एक फ्रैक्शन की बात चल रही है पार्ट 5 में। अब फ्रैक्शन है वो हम कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भिन्न क्या होती है अंश बटा हर। तो हम जो न्यूमरेटर है जो अंश है उसको तो मान लेंगे x, और जो हर है जो डिनोमिनेटर है उसको बोल देंगे y। तो अपनी जो फ्रैक्शन होगी जो भिन्न होगी वो क्या होगी x अपॉन y, ठीक है। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल x एंड डिनोमिनेटर इक्वल y, देन द फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार फर्स्ट जो कंडीशन है, पहली जो शर्त है वो क्या है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमें क्या ऐड करना है 2 ऐड करना है। तो x में भी 2 ऐड हो गया और y में भी 2 ऐड हो गया, तो वह जो फ्रैक्शन है वो जो भिन्न है वो 9/11 हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 9/11। अब इसको क्या करना है हमें
सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, तो 11x से मल्टीप्लाई होगा तो 11x और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 22। 9 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 से, तो 9y से मल्टीप्लाई होगा तो 9y और 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18। ठीक है, अब 11x, ये 9y इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये 22 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 18 में से 22 माइनस कर देंगे तो -4 आएगा। ये अपनी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर जो सेकंड कंडीशन है उसमें बोलता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में 3 ऐड कर दो। यहाँ पे 2 ऐड किया ना, अब वो 3 ऐड करवा रहा है, तो x में भी 3 ऐड कर दिया, y में भी 3 ऐड कर दिया, तो वो जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन हो गई x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, ये किसके इक्वल हो जाती है? 5/6 के इक्वल हो जाती है। तो इसको सोल्व करते हैं, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y प्लस 15, 6x, ये 5y इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 18 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 18 -3, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 6 इंटू एक्स माइनस 5y इक्वल -3। अब देखिए यहाँ 11 है, यहाँ डिनोमिनेटर में हर में 1 है, यहाँ भी क्या है? 1 है, तो 11 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 11। तो इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इस समीकरण को 11 से गुणा कर दो, साथ ही साथ ये जो 6 है वो अंदर गुणा हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 54y माइनस 24। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 11 5 से मल्टीप्लाई होगा 55, 11 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -33, 54y माइनस 55y, तो माइनस y बचेगा, -24 है वो इधर जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस के 33 और प्लस के 24, -9 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। इसे हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 में से 4 माइनस कर दो, 81 में से 4 कम कर दो 77, और 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अतः अभीष्ट भिन्न, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। ठीक है, अब देखिए इसका 6th पार्ट, लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। Five years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age 7 times that of his son. What are their present ages? अब देखिए इसमें जेकब और जेकब के पुत्र की एज की बात चल रही है, तो दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसको हम x और y बोल देते हैं। लेट जेकब्स प्रेजेंट एज इक्वल x ईयर्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इक्वल y ईयर्स। जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है ना, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखो इनमें वो क्या रिलेशन बता रहा है,
वो बात करता है 5 वर्ष बाद की, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, तो दोनों की एज है वो क्या होगी, x + 5 y + 5। अब इन दोनों में वो क्या रिलेशन बता रहा है, देखो जेकब की जो एज है वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब देखो इतना तो हमें भी पता है कि बेटे की आयु है वो बाप की आयु से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो उसके पुत्र की आयु है, जो उसके सन की एज है, उसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो, x + 5 = 3y + 15। x ये 3y इधर आ जाएगा, माइनस ये 5 इधर आ जाएगा, माइनस 15 - 5 10। ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर वो बात करता है 5 वर्ष पूर्व की, बिफोर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स अगो। तो 5 ईयर्स बैक जाएंगे तो उनकी जो एज है वो क्या होगी, x - 5 y - 5। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है कि जेकब की जो एज है वो उसके पुत्र की एज की, उसके सन की एज की 7 टाइम हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो x - 5 = 7y - 35। अब इसको सोल्व कर लें, 7y इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये -30 बचेगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करोगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज और अपना जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए मेथड के साथ फिर से मिलेंगे, एक नया मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।